Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is botany, seep and principles of animal life. बेसिकली ये BS zoology थर्ड और फर्स्ट दोनों का जो है वो कोर्स है, जिसका टॉपिक हमने जो है वो एक ही कंबाइंड टॉपिक है दोनों के अंदर, तो उसको हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर. एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर सहरिश उमर एंड द टॉपिक इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल डिस्कस करनी है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी ओरिजिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से ओरिजिनेट हुआ है, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया ये हम डिटेल में देखेंगे. और फिर इसके अलावा हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेमी ऑटोनोमस या सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है. इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न भी देखेंगे. और इसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है. वाई वी कॉल्ड इट पावर हाउस ऑफ द सेल, वी विल डिस्कस इट लेटर. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली. ठीक है, कि ये हमारे सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन है. प्लांट्स में भी पाई जाती है, एनिमल्स में भी मौजूद है. फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. ओबियसली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं. ठीक है, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, माइटो मीन थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन ग्रेन्यूल लाइक. ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनकी शेप डिफरेंट हो सकती है. ये इस तरह से रॉड लाइक भी हो सकते हैं, इस तरह से वेजिकल लाइक भी हो सकते हैं, और इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी इनका हो सकता है. फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, पावर हाउसेज ऑफ द सेल. के ये पावर हाउस कहलाते हैं. पावर हाउस मीन्स कि ये सेल की जितनी भी एनर्जी है जो ATP बना रहा होता है सेल, वो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है. इसका मतलब है कि ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं उन सेल्स के अंदर ज़्यादा मौजूद होंगे जिनको जो है वो एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे मसल सेल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं. चूँकि उन्होंने कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, इसलिए इनकी कंसनट्रेशन उन सेल्स के अंदर ज़्यादा होती है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर कंसनट्रेटेड इन द सेल्स दैट आर फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव. ठीक है, कि जो फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव होते हैं उनके अंदर इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रिचर्ड एल्टमैन. ठीक है, रिचर्ड एल्टमैन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया, लेकिन जो एल्टमैन है उसने इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया था. ठीक है, उसने इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया. देन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई कार्ल बेंदा ने. ठीक है, 1898 के अंदर, जबकि ये जो रिचर्ड एल्टमैन है इसने बायोब्लास्ट का नाम दिया था इसको. तो ये हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन हो गया. और ये जो हमारे पास सबसे पहले इसकी हमने स्टडी किया है माइटोकॉन्ड्रिया को, लिवर सेल्स के अंदर इसको सबसे पहले स्टडी किया गया था 1948 के अंदर. जो है वो इसको लिवर सेल्स के अंदर डिटेल में स्टडी किया गया. उसके बाद हम इसकी ओरिजिनेशन की बात कर लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, इसके अंदर अपना जो है वो सर्कुलर DNA पाया जाता है, अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं. तो क्या रीज़न है कि इसके पास अपने माइटोकॉन्ड्रिया अपना DNA और अपने राइबोसोम है, किस तरह से इसके पास अपना अपने DNA आया है, जबकि बाकी कितने जो भी ऑर्गेनेलीज़ हैं उनमें से किसी के पास भी अपना DNA और अपने राइबोसोम्स नहीं होते सिवाय क्लोरोप्लास्ट के. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं वो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, उसके अंदर भी अपना जो है वो सर्कुलर DNA होता है और राइबोसोम्स होते हैं, और वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये दोनों ऑर्गेनेलीज़ की जो ओरिजिनेशन है ये किस तरह से हुई है. ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है जो हमें ये बात एक्सप्लेन करती है. देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक आपको बैक्टीरिया दिखाया गया है, प्रोटो यूकैरियोट. ठीक है, कि ये वो स्ट्रक्चर है जो कि अभी यूकैरियोट में चेंज होगा, फर्दर फ्यूचर में जाकर इसने यूकैरियोट बनना है, लेकिन अभी तक ये जो है वो सिंपल बैक्टीरिया है. इसमें क्या होती हैं, इन फोल्डिंग्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एन एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट गेव राइज टू एंडोमेम्ब्रेन कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, कि हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो हमारा बैक्टीरिया है इसके अंदर इन फोल्डिंग्स हुई. इन फोल्डिंग्स की वजह से इसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बनना शुरू हो गई, जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आता है, न्यूक्लियस भी आता है, क्लोरोप्लास्ट भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर एंडोसिम्बायोटिक जो इन्वेजिनेशंस बनी हैं उसकी वजह से आया. ठीक है, इन अ फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक इवेंट द एंसेस्ट्रल यूकैरियोट कंज्यूम्ड एरोबिक बैक्टीरिया. ठीक है, कि एक हमारे पास बैक्टीरिया था जो कि एनएरोबिक था, उसने एक एरोबिक बैक्टीरिया को ईट कर लिया. दैट अवॉल्व इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. चूँकि आपको पता है एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके ATP बना सकते हैं. तो ये जो हमारे पास ये एंसेस्ट्रल बैक्टीरिया था ये एनएरोबिक था, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में रह रहा था. इसने क्या किया कि एक एरोबिक बैक्टीरिया को ईट कर लिया, इंगल्फ कर लिया. दोनों के दरमियान एक एसोसिएशन बन गया, दैट इज़ नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. और आपको पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स
ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा होता है। तो यहाँ पर देखें ये जो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है, जब ये इस एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर एंटर होगा तो इससे जो ATP बन रही है, ये जो एनर्जी बना रहा है वो ये जो लार्ज बैक्टीरिया ये उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा। इन रिटर्न जो है ये लार्ज बैक्टीरिया इसको रहने के लिए जगह देगा, स्पेस देगा, ठीक है, फूड मटेरियल प्रोवाइड करेगा। इन अ सेकेंड एंडोसिम्बायोटिक इवेंट द अर्ली यूकैरियोट कंज्यूम्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट एवॉल्व्ड इनटू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है कि सेकेंड एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस में क्या आपको बताया जाता है कि इसमें एक बैक्टीरिया ने एक ऐसे बैक्टीरिया को ईट किया जो कि फोटोसिंथेटिक था। फोटोसिंथेटिक मीन्स के जिसके अंदर फोटोसेंसिस हो सकती है, जैसे कि नॉस्टॉक वगैरह होते हैं। इट मीन्स कि इसने एक ऐसे बैक्टीरिया को ईट कर लिया जो फोटोसिंथेसिस करता था। जैसे ही ये बैक्टीरिया इसके अंदर गया तो ये यहाँ पर जाकर पीसफुली रहने लग गया, दोनों के दरमियान सिम्बायोटिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश हो गई और अल्टीमेटली ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था ये क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया। जबकि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया था ये इसके अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर अब ये माइटोकॉन्ड्रिया बन चुका है, जबकि ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये फर्दर फ्यूचर में जाकर जो है वो ये क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया। मीन्स कि ये प्लांट का सेल बन गया और ये हमारे पास एनिमल का हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट का सेल बन गया। ये दोनों हाइपोथेसिस जो है वो ये दोनों हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट हैं और माइटोकॉन्ड्रिया है ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की बेस पर हमें या हाइपोथेसिस की बेस पर एक्सप्लेन करते हैं हम कि इनकी ओरिजिनेशन इसी तरह से हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो ओरिजिनेशन थी माइटोकॉन्ड्रिया की। उसके बाद मॉर्फोलॉजी देखते हैं। साइज़ की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया रेंज फ्रॉम 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, और इनकी लेंथ तकरीबन 7 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, अगर ये रॉड शेप है तो तकरीबन इनकी 7 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है और डायामीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। नॉर्मली सॉसेज शेप्ड। ठीक है, सॉसेज शेप मतलब इस तरह की शेप के भी होते हैं, अदरवाइज़ ये वेजिकल्स की सूरत में या फिर ये बारीक से फिलामेंट्स की सूरत में भी पाए जाते हैं। इन फाइब्रोब्लास्ट एलोंगेटेड एंड थ्रेड लाइक। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट में ये एलोंगेटेड होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। नंबर इनका डिपेंड ऑन द साइज़ एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो हमारे पास जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद है वो डिपेंड करती है कि हमारा सेल किस तरह से फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है। अगर सेल जो है वो मोर एक्टिवली फंक्शन कर रहा है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ओबियसली उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो मसल सेल हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लीवर सेल। चूँकि लीवर सेल ने जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का रोल प्ले करना है, उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनर्जी की ओबियसली ज़रूरत है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी के जो मसल्स को ज़रूरत होती है। इसीलिए मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा पाई जाएगी। एन एवरेज लीवर सेल कंटेन अराउंड अबाउट 1500 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है कि लीवर सेल के अंदर 1500 हो सकते हैं, लेकिन मसल सेल के अंदर इससे भी ज़्यादा होंगे। लोकेशन सेल्स विद हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये उनमें पाया जाता है जो कि जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्पर्म की टेल में मौजूद है। चूँकि आपको पता है स्पर्म जो है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, मूव कर सकते हैं, तो इनके अंदर जो है वो लोकोमोशन जो होती है स्पर्म की वो इसी टेल की वजह से होती है, फ्लैजेला की वजह से होती है, इसलिए उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अटैच होते हैं। मसल सेल के जो आपको मिलते हैं मायोफिब्रिल्स, ठीक है, मसल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है मायोफिब्रिल्स, उसके अंदर भी ये माइटोकॉन्ड्रिया परमानेंटली अटैच होते हैं। फ्लैजेला के अंदर भी मौजूद होते हैं, क्योंकि चूँकि फ्लैजेला का काम भी लोकोमोशन करवाना है, इसलिए उसके अंदर भी उसको एनर्जी की ज़रूरत है और उसके अंदर भी ये अटैच होते हैं। बाकी फर्दर हम कह सकते हैं कि कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं, मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के थ्रू वो फ्रीली फ्लोट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये फिक्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। हमारे पास जब स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जिसे हम जो है वो आउटर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारी इनर मेम्ब्रेन आती है, क्रिस्टी है और उसके बाद मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें ज़्यादा डायग्राम से समझ आएगा। यहाँ पर देखें ये वाली जो आपको आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है इसे हम बोल रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये वाली जो आपको इनफोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन नज़र आ रही है दैट इज़ इनर मेम्ब्रेन, और इसकी जो इनफोल्डिंग्स बनी हुई हैं इस तरह से आपको ये जो इन फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं इनको हम क्रिस्टी कहते हैं या फिर इनको क्रेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमेशा इन फोल्ड्स होती हैं, आउट फोल्ड्स नहीं होती, ये इन फोल्ड होती हैं। ठीक है, और इन दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं, या फिर उसको हम जो है वो आउटर कंपार्टमेंट का नाम भी देते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर DNA भी मौजूद होता है। DNA जो है हमारा सर्कुलर DNA होता है।
ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारी क्रिस्टी हैं, क्रिस्टी के ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, दैट आर F1 पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल। बिल्कुल इस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उनकी 3 जो हैं वो बेसिक पार्ट्स होते हैं। नीचे का जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज F0 पार्टिकल। ऊपर जो पार्ट अटैचमेंट करवा रहा है दैट इज़ नोन एज टॉक। और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम हेड भी बोलते हैं या फिर उसको हम F1 पार्टिकल का नाम भी देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब हम फंक्शंस देखेंगे कि ये जो पार्ट्स हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। The outer mitochondrial membrane is composed of about 50% phospholipids by weight and contain a variety of enzymes involved in such diverse activities as the elongation of fatty acids, oxidation of epinephrine and the degradation of tryptophan। ठीक है कि इसके अंदर जो है वो 50% फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं और स्पेशली वो प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करती हैं, ठीक है। कि इसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाई जाती हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या फंक्शन करती हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से डिफरेंट मटेरियल को जो है वो चैनल के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करवाती हैं। इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को हम पोरिन्स का नाम देते हैं, ठीक है। दैट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज पोरिन्स, ठीक है बेटा। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को ईजिली पास आउट होने देती है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन्स विथ 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दोज दैट कैरी आउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन। क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन कर रही होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं, जो कि 3rd स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पायरोवेट में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। उसके बाद जो पायरोवेट बनता है उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है जिसके नतीजे में एसिटाइल को ए बनता है और फिर उस एसिटाइल को ए को जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करवा दिया जाता है, जो कि मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चल रहा होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, NADH बनते हैं, ATP भी बनती है। तो जो NADH और FADH2 बनता है हमारे पास क्रेब्स साइकिल के नतीजे में या ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में, अब हमने उन NADH और FADH2 से भी हमने जो है वो ATP बनवानी होती है। इसीलिए उन NADH और FADH को जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करवा दिया जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करती है और वो हमें ATP बनवा कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर रेस्पिरेटरी चेन रन कर रही होती है। ATP सेंथेज विच मेक्स ATP इन द मैट्रिक्स, के ये ATP सेंथेज भी यहाँ पर पाए जाते हैं और स्पेशली ATP सेंथेज यहाँ पर F1 पार्टिकल की सूरत में मौजूद होते हैं। F1 पार्टिकल का जो हेड है वो ATP सेंथेज के तौर पर काम करता है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट रेगुलेट द पैसेज ऑफ मेटाबोलाइट्स इनटू एंड आउट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। कि यहाँ पर स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल में इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट तरह के कार्डियोलाइपेंस मौजूद होते हैं, मतलब यहाँ पर डबल फॉस्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है जिसको हम कार्डियोलाइपेंस कहते हैं, जो कि आइंस को गुजरने नहीं देती, ठीक है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर फंक्शन कर रही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसे हम आउटर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। आउटर कंपार्टमेंट या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दरमियान में जो स्पेस आती है, द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इट हैज़ हाई प्रोटोन कंसनट्रेशन, ठीक है। कि यहाँ पर प्रोटोन की कंसनट्रेशन हाई हो रही होती है। क्यों हाई हो रही होती है? चूँकि ये जो कंसनट्रेशन है ये जो प्रोटॉन्स हैं ये मैट्रिक्स से होते हुए मैट्रिक्स में ज़्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको पता है क्रेब्स साइकिल चल रहा है। क्रेब्स साइकिल में टोटली ऑक्सीडेशन हो रही होती है और ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको पता है प्रोटॉन्स रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वहाँ से, जिसकी वजह से मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन हो जाती है और वही प्रोटॉन्स जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन के थ्रू आउटर कंपार्टमेंट में आना शुरू कर देते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये क्रिस्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन आइन या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये जो हाइड्रोजन आइन है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो यहाँ आउटर कंपार्टमेंट या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हाई यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई है। द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज़ अबाउट 70 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका साइज 70 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। कौन इज सेम एज दैट ऑफ साइटोसोल, ठीक है। इसकी जो कंपोजिशन है वो साइटोसोल की तरह की ही होती है। अब क्रिस्टी का काम क्या है?
क्रिस्टी आर द फोल्ड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ये फोल्ड्स हैं जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, स्टॉक्ड पार्टिकल्स और इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स। ठीक है, क्रिस्टी इज़ कवर्ड विद दिस इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स कॉल्ड स्टॉक पार्टिकल और नोब्स या फिर हेड्स। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इस तरह से हेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जो कि पूरी इस जो है वो नोब को कवर, इस क्रिस्टी को कवर कर रहे होते हैं, दैट आर नोन एज F1 पार्टिकल्स। दे कंटेन प्रोटीन कॉल्ड F1 पोर्शन एंड F0 पोर्शन। ठीक है, कि ये जो इसका बेसल पोर्शन है वो इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुआ होता है, स्टॉक बाहर की तरफ हमें नज़र आती है और F1 पार्टिकल भी हमें बाहर की तरफ नज़र आता है। लेकिन जो F0 पार्टिकल है वो अंदर की तरफ एम्बेड हुआ होता है, इसलिए वो हमें नज़र नहीं आता। फॉर ATP सेंसिस एंड ATO ऑक्सीडेशन। ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो ATP सेंसिस भी होती है, ये जो हेड है ये ATP की सेंसिस करवाता है, इसलिए हम ATP सेंथेज भी इसे कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने कहा कि ये जो हमारे हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन हैं ये कंटिन्यूसली इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है, इनके अंदर हाईली एनर्जी स्टोर होती है, ये फ़ौरन से जो है वो इन अंदर की तरफ क्रिस्टी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से होते हुए ये जो है वो F1 पार्टिकल के अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही ये F1 पार्टिकल के अंदर एंटर होते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो F1 पार्टिकल को मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उन्हें जैसे ही एनर्जी मिलती है वो ADP के साथ फॉस्फेट को ज्वाइन करके उसको जो है वो ATP में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास ATP की सेंसिस हो जाती है। मतलब ये जो ADP है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ये तो ऑलरेडी मैट्रिक्स के अंदर पड़ी होती है, फॉस्फेटाइंस भी पड़े होते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को मिलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी प्रोटॉन से आती है। जो प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं F1 पार्टिकल की तरफ वो एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से F1 पार्टिकल ADP और फॉस्फेट को ज्वाइन करता है और ATP की फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास ATP की सेंसिस हो जाती है। नेक्स्ट हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की कंपोजिशन देखें तो ये हमारे पास जेल लाइक कंसिस्टेंसी का होता है, डेंस होमोजीनियस स्ट्रक्चर है, 2/3 ऑफ द टोटल प्रोटीन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो टोटल प्रोटीन है उसमें से जो उसकी 2/3 हैं वो यहीं पर पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव इंजाइम्स, ओबियसली जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो इंजाइम्स हैं जैसे साइटोक्रोम्स वगैरह हैं वो पाए जाएंगे, और जो मैट्रिक्स है उसके अंदर वो इंजाइम्स पाए जाएंगे जो कि हमारा जो क्रेब साइकिल है उसको रन करने में इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, DNA पाया जा रहा है, DNA से जो मैसेंजर RNA बनते हैं, ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, फाइब्रिल्स, ट्यूब्यूल्स वगैरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। मेजर इंजाइम्स इंक्लूड इंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेंसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ओबियसली इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड ने बनना है, DNA ने बनना है और प्रोटीन्स ने जो बनना है उस तरह उसके लिए इंजाइम्स मौजूद हैं। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जो अल्फ़ा और बीटा ऑक्सीडेशन है वो भी मैट्रिक्स के अंदर हो रही होती है, जिसमें फैटी एसिड्स या लिपिड्स को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि एनर्जी गेन की जा सके, जिसे हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं या बीटा ऑक्सीडेशन या अल्फ़ा ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। वो भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसे हम क्रेब साइकिल कहते हैं वो भी जो है वो मैट्रिक्स के अंदर रन कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात हो गई। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो DNA भी मौजूद है, डबल स्ट्रैंडेड DNA कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सर्कुलर DNA होता है, अकर इन मल्टीपल कॉपीज़, मोस्ट यूजली रिमेन्स अटैच टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। स्टोर्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हाइपरट्रॉफी का फिनोमिना शो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मींस के माइटोकॉन्ड्रिया अपनी इंटरनल ग्रोथ खुद से कर सकता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज हाइपरट्रॉफी। तो इसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ग्रोथ है वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इसके माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर, इस वजह से ये अपनी ग्रोथ खुद से कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन होती है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया मींस के सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है क्योंकि ये अपनी प्रोटीन्स खुद तैयार कर सकता है, एज इट हैव राइबोसोम्स एंड सर्कुलर DNA, क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम है, अपना DNA है, इसलिए ये खुद से अपनी प्रोटीन्स तैयार कर सकता है। कैन अंडरगो रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन कर सकता है और अपनी ही जैसी कॉपी बना सकता है, दैट इज़ नोन एज डुप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अभी तक हमने जो फंक्शंस की बात की है, हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, पावर हाउस कैसे है, क्योंकि ये ATP बनाता है, और कैसे ATP बनाता है ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो F1 पार्टिकल है वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ATP सेंथेस का फिनोमेना शो हो रहा होता है। हाइड्रोजन आइंस जो मैट्रिक्स के अंदर इकट्ठे हुए होते हैं वो मूव करते हैं आउटर कंपार्टमेंट की तरफ, और आउटर कंपार्टमेंट से होते हुए वो क्रिस्टी के अंदर आते हैं, और क्रिस्टी से जो है वो F1
F1 पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं और F1 पार्टिकल को जैसे ही एनर्जी मिलती है वो ADP और फॉस्फेट को ज्वाइन करके ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ATP सिंथेसिस, और इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और सेकंड हमारा मेजर पॉइंट था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग या फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। इसको हमने इस तरह से क्यों कहा, क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर अपना माइटोकॉन्ड्रियल DNA पाया जा रहा है, अपने राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं जो कि खुद से अपनी ग्रोथ भी करवा सकते हैं, रेप्लिकेशन करवा सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की डुप्लीकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हमने इसको सेमी ऑटोनोमस या फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम दिया है। नेक्स्ट हम इसके मज़ीद फंक्शन देखेंगे। एनर्जी ट्रांसड्यूसर। एनर्जी ट्रांसड्यूसर मतलब एनर्जी, ये हमारी जो फूड है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो भी हम फूड ले रहे होते हैं ग्लूकोज की सूरत में, उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मींस के ATP में कन्वर्ट कर देता है थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू जो है वो इसको ATP में कन्वर्ट करेगा। ऑफ द सेल सेंसिस ऑफ ATP, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल होता है मैट्रिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर। मींस कि आपने लोकेशन याद रखनी है, क्रेब्स साइकिल हमेशा मैट्रिक्स में होता है, ETC जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चल रही होती है। फास्फोराइलेटिंग सिस्टम ATPase F1 पार्टिकल की सूरत में इसके अंदर जो है वो ATP सेंसिस हो रही होती है। एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि इसके अंदर अपना माइटोकॉन्ड्रियल DNA मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA कंटेन प्लाज्मा जीन्स, जिसके ऊपर जीन्स भी पाए जाते हैं, और ये जीन्स जो हैं वो मदर से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल DNA है वो हम मदर से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, वो फादर से इनहेरिट नहीं होता बल्कि वो मदर से इनहेरिट होता है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सेंसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA, RNA एंड प्रोटीन ब्रिंग अबाउट जीन एक्सप्रेशन थ्रू जीन डुप्लीकेशन की। अगर हमने जीन एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, DNA से मैसेंजर RNA का बनना और मैसेंजर RNA से प्रोटीन का बनना, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज जीन एक्सप्रेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं, दैट इज़ नोन एज जीन एक्सप्रेशन, जो कि जीन डुप्लीकेशन के थ्रू होता है। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन चलती है, दैट प्रोसेस इज़ मैसेंजर DNA से मैसेंजर RNA का बनना, दैट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उस मैसेंजर RNA से प्रोटीन का बनना, दैट इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेंसिस ऑफ 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन ह्यूमंस। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन्स 13 डिफरेंट टाइप की ये जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है ह्यूमंस के केस में, ह्यूमंस का जो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एज अ पावर हाउस काम कर रहा है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली काम कर रहा है, और इसके अलावा ये इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है हमारी, और इसके अंदर जो है वो जीन एक्सप्रेशन भी हो रहा होता है, मींस के प्रोटीन की सेंसिस भी रन कर रही होती है। और इसके अलावा हम अगर इसकी ओरिजिनेशन की बात करें तो ये एक जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया से एवॉल्व हुआ है, कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया ने एरोबिक बैक्टीरिया को ईट किया, वो इसके अंदर जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू रहने लग गया, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो गया। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।